हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 20th chapter in SST. The name of this chapter is The Machine Age. This is the second video of this chapter. In this video, we have discussed about food for giant machines and sources of energy. So let's continue the chapter. First, we have discussed about the food for giant machines. जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था उसने कई मशीनों का काम किया। इसकी हेल्प से जो फैक्ट्रीज़ और मिल्स थी उनमें भी जो गुड्स था उसका प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा थोक मात्रा में किया जाने लगा। इसने स्पीड के साथ रेलवे इंजन और शिप्स को चलाने में भी हेल्प की, लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्टीम की आवश्यकता थी। स्टीम बॉइलिंग वाटर से प्राप्त होता है और वाटर को बॉईल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फायर की। अब फायर किससे जलेगी? आपके वुड से या कोल से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जेंट मशीन थी उनका जो फूड था वो क्या था? वुड और कोल था। कोल सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्यूल है, ईंधन जो है वो कोल मीन्स कोयला है। कोयला कहाँ मिलता है? कोयला अर्थ की सरफेस के नीचे से पाया जाता है। मैन को अधिकतर जो कोल डिपॉजिट्स थे वो अर्थ सरफेस पर प्राप्त हुए, लेकिन कोयले की बढ़ती हुई डिमांड के कारण और उसके यूज़ के कारण उसका जो एक्सिस्टेंस था वो लिमिटेड हो गया। जो मैन था उसे प्राप्त करने के लिए अर्थ सरफेस के नीचे और गहराई में और ज़्यादा जाने लगा कि ये यहाँ से हमें कोयला प्राप्त हो जाएगा। कोल के डिपॉजिट अब 4 से 5 किलोमीटर की गहराई तक हो गए थे। कोल की इस शॉर्टेज के कारण जो मैन था उसने अब एनर्जी के अल्टरनेट फॉर्म्स को फाइंड करना शुरू कर दिया। मिनरल ऑयल का फर्स्ट डिस्कवर्ड सन 1857 में हुआ था। इसकी खोज भी एक्सीडेंटली हुई थी। कोल की तरह मिनरल ऑयल भी अर्थ सरफेस के नीचे ही पाया गया था, लेकिन ये कोल से बिल्कुल अपोजिट था। कोल सॉलिड होता था और ये लिक्विड था। मिनरल ऑयल को रिफाइंड करके कई चीज़ें प्राप्त की जाती थी, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, स्पीड और भी कई अदर केमिकल्स। कार तब अस्तित्व में आई जब डेमलर वेन्स नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट ने इंजन को बनाया जो पेट्रोल से चलता था। धीरे धीरे मोटर कार आई। आजकल हम कार, स्कूटर और कई अदर व्हीकल्स को इसी फ्यूल से मीन्स पेट्रोल से चलते हुए देखते हैं। कुछ समय बाद रुडोल्फ डीजल नाम के एक जर्मन इंजीनियर ने एक और इंजन बनाया जो दूसरे टाइप के मिनरल ऑयल से चलता था। इस मिनरल ऑयल का नाम इसी इंजीनियर के नाम पर ही रखा गया था। वह नाम था डीजल। डीजल पेट्रोल से ज़्यादा सस्ता होता था। डीजल के जो इंजन थे वो हैवी ट्रक्स, पंप्स, रेलवे इंजन और हैवी मशीन्स में फिट किए गए थे। कोल की तरह मिनरल ऑयल के जो डिपॉजिट्स थे वो भी लिमिटेड थे। इन डिपॉजिट्स का भी जल्दी ही समाप्त होने की आशंका है, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ यूसेज है वो ईच पासिंग डे बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसे फर्स्ट 2 मिनरल्स की हेल्प से प्रोड्यूस्ड किया जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह 2 फ्यूल्स का केवल एक ही रूप है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोल और मिनरल ऑयल्स के अलावा इस एनर्जी का एक पार्ट रनिंग वाटर द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है। करंट्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की धाराओं को बिग टरबाइंस, बड़े बड़े जो टरबाइंस होते हैं उनके ऊपर रन कराया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को हाइडल पावर या वाटर पावर भी कहा जाता है। रिवर्स पर डैम्स बनाए जाते हैं जिससे हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हाउ मैन डिस्कवर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यह स्टीम इंजन के दिनों से पहले की बात है, जब नीदरलैंड के एक व्यक्ति ने लेडन जार नाम के एक खिलौने को डेवलप्ड किया था। यह टॉय उस समय बहुत पॉपुलर हुआ। इस खिलौने में 2 तार थे, जिसमें एक तार तो ग्लास के अंदर था और दूसरा उसके बाहर था। जब इन दोनों तारों को आपस में जोड़ा जाता था तो उसमें से स्पार्क प्रोड्यूस्ड होती थी। कुछ क्लासेस में यह कभी कभी मिड शॉक से प्रोड्यूस्ड करता था।
इस तरह अचानक किसी पर्सन को शॉक लगता तो वह जंप करता और जो देखने वाले होते थे वो उसे देखकर हंसते थे। एक मैन इसका यूज़ वेरियस फेयर्स में तरह तरह के मेलों में करता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट ये जानते थे कि ये लाफिंग मैटर नहीं है। उन्होंने लैटन जार के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि स्काई में जो लाइटिंग होती है, जो बिजली चमकती है और ग्लास के अंदर जो स्पार्किंग हो रही है वो किसी एक तरीके से सिमिलर ही है। एक बड़ी थी जबकि दूसरी छोटी थी, लेकिन इस बारे में उन्हें श्योर होना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए उन्होंने एक दिन जब स्काई पूरा ओवरकास्ट था, क्लाउड से बादलों से भरा हुआ था, तो उन्होंने आसमान में एक काइट उड़ाई। जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही है, थंडर के साथ में बिजली चमक रही थी, तो उन्होंने उस काइट को और ज़्यादा हायर उड़ाना शुरू किया। उन्होंने उस काइट को एक वायर के पीस से, मीन्स तार के टुकड़े से अटैच्ड किया था और दूसरी तरफ एक मेटल पीस रखा था जिससे उसको अटैच कर रखा था। थोड़ी देर बाद जब लाइटिंग हुई तो उन्होंने उस पीस को अटैच किया था, जो मेटल पीस था उसे अटैच किया था और उन्हें उसमें एक शॉक लगा था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। तब उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो लैटन जार में होने वाला स्पार्क था और जो आकाश में चमकने वाली बिजली थी वो सेम ही, दोनों सिमिलर ही हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड हुई थी। लोगों को जल्दी ही ये रियलाइज्ड हो गया था कि पावर ही इलेक्ट्रिसिटी है जिसका यूज बिग थिंग्स को चलाने में यूज्ड किया जाता है। इस डिस्कवरी के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के वेरियस जो तरीके थे उनको फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। इसके चलते वोल्टा नाम के इटालियन साइंटिस्ट ने फर्स्ट बैटरी का इन्वेंशन किया। इसने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस की लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल पर। धीरे धीरे जैसा कि पहले से होता रहा है, मैन जो है प्रोग्रेस करता रहा। उसने स्मॉल मशीन्स बनाई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया इन्हें बेटर जनरेटर में रिप्लेस्ड कर दिया गया। लेकिन फिर फ्यूल की प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्योंकि बिगर जनरेटर्स को लार्ज अमाउंट में कोल और वुड की आवश्यकता थी। उसके बाद जनरेटर्स आए जो कि मिनरल ऑयल से चलते थे और उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अस्तित्व में आई। आज हम अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो थिंग्स हैं वो ज़्यादातर थिंग्स जो हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। आज यहाँ तक कि जो रेलवे इंजन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने सीखा कि जो मैन था उसने जो अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी थे उसको किस तरीके से यूज़ किया, लेकिन अभी तक के जो सोर्स ऑफ एनर्जी थे वो अब लिमिटेड थे। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी उसने फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। मनुष्य विंड, वाटर, यहाँ तक कि सूरज की जो रेज होती हैं, सन रेज जो होती हैं, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का एक मुख्य अंतर ये है कि ये क्लीन होती हैं और हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करती हैं। विलेज में गोबर गैस प्लांट मिलते हैं। इसमें जो गांव में पाए जाने वाले कैटल्स होते हैं, मवेशी जो होते हैं, जैसे गाय के गोबर से गैस जनरेट की जाती है जो कुकिंग और लाइटिंग में हेल्प करती है। एटॉमिक एनर्जी से मशीनों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मनुष्य न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पता लगाने के लिए अथक प्रयास में टायरलेस एफर्ट कर रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब उसे सफलता मिलेगी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से मनुष्य एक के बाद एक नई नई खोजें करता रहता है और आगे भी करता रहेगा, और मनुष्य की इन्हीं खोजों की वजह से आज हम इस मशीन एज में जी रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।